this video, we will be covering biotechnological applications in medicine। पहले हमने एग्रीकल्चर में देखा जिसमें हमने बीटी, कॉटन, आरएनए के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है। मेडिसिन में हम जीएम इंसुलिन यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाने के लिए, जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जैसे कि पीसीआर, एलाइजा और ऑटो रेडियोग्राफी के लिए इसका यूज़ करते हैं। पीसीआर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमारी फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में पढ़ा था कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो मिलियन और बिलियन कॉपीज बनाने के काम आती है। अब देखते हैं कि मेडिसिन देखो, वर्ल्ड वाइड में 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन अप्रोच किए गए हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 मार्केट हुए हैं इंडिया के अंदर। अब हम इंसुलिन के बारे में जानते हैं। देखो, ह्यूमंस के अंदर जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन की तरह होता है, यानी कि इमेच्योर होता है। जब उसका सी पेप्टाइड हट जाता है, सी चेन रिमूव हो जाता है, तो वो बन जाता है मैच्योर। जैसे कि इंसुलिन ऐसा होता है ए, सी और बी चेन, इसमें ये ऐसे अरेंज होता है। ए और बी डाइसल्फाइड लिंकेज से दोनों लिंक्ड होते हैं। कुछ 21 to 30 अमीनो एसिड्स का बना होता है इंसुलिन। फिर इसके अंदर देखो, ये ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हुआ, और ये इमेच्योर में से जब सी पेप्टाइड, ये सी चेन रिमूव हो जाती है, तो ये बन जाता है एक मैच्योर इंसुलिन। हमारा पेनक्रियास दो तरह से डिवाइडेड है, एक्सोक्राइन और पार्ट, एक एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन का इसलेट ऑफ लेगरहेंस में अल्फा और बीटा सेल सिक्रेट होते हैं, और जिसमें से बीटा सेल इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अल्फा सेल ग्लूकागोन। इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना। देखो, पहले के टाइम में इंसुलिन जो है वो पिग्स और कैटल से लिया जाता था डायबिटिक पेशेंट में डालने के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसके बाद इसने एलर्जिक रिएक्शन करना शुरू कर दिया, तो इसके बाद इसको ओवरकम करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन को कंस्ट्रक्ट 1983 में एली लिवी नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने सबसे पहले जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन डिस्कवर किया। इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया जीन जो कि ह्यूमन इंसुलिन के ए और बी जीन के कॉरस्पॉन्ड था, वैसा जीन इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। देखो, एक इन्होंने ए जीन ले लिया, प्लाज्मिड उसमें इन्होंने कट लगा के ये वैसे ही जीन लिया, फिर एक प्लाज्मिड का कट लिया, पार्ट लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, फिर ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और ई कोलाई के अंदर एज अ होस्ट डाल दिया, ई चेन एक्सट्रैक्ट हो गया। ई कोलाई जो कि होस्ट था उसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डाला जो ए चेन एक्सट्रैक्ट था। फिर बी चेन, सिमिलरली बी चेन भी इन्होंने लिया, प्लाज्मिड का भी एक पार्ट काट लिया। प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज हो रहा है जो कि उसको लेके जाएगा, मतलब व्हीकल की तरह काम करेगा। फिर आरडीएनए बना दिया गया बी चेन और ये प्लाज्मिड को जोड़ के। फिर यहाँ से एक होस्ट ई कोलाई के अंदर यानी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बी चेन एक्सट्रैक्ट। ए और बी चेन को सेपरेटली सिंथेसाइज किया गया है ई कोलाई के अंदर, और ई कोलाई के पास ऐसा कोई स्पेशल एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट कर सके, और फिर चेंज जो है वो सेपरेटली कंस्ट्रक्ट हो जाए, इसलिए सेपरेट कंस्ट्रक्शन करवाया गया। ए और बी जीन को लिंक किया गया प्लाज्मिड के साथ और अलग अलग इकोलाई में कंस्ट्रक्ट करता है। अगेन इन इकोलाई फॉर फर्दर रेप्लिकेशन एंड फर्दर कॉपीज, और कॉपीज बनाने के लिए फिर दोबारा इकोलाई में डाला गया रेप्लिकेशन के लिए। तो ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, और पहले के टाइम में अर्लियर ये पिग्स और कैटल का इंसुलिन इंट्रोड्यूस किया जाता था डायबिटिक पेशेंट्स में। उसके बाद उससे एलर्जी होने लगी। देखो, जो बोवाइन और पोर्काइन है, ये दोनों आपकी इंसुलिन एलर्जिक है ह्यूमंस के लिए। बोवाइन और पोर्काइन, पोर्काइन जो पिग से ली गई है, एलर्जी कोज करती थी ह्यूमंस के अंदर। इसके बाद इसके लिए इसको ओवरकम करने के लिए जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया गया, जिसमें आपको ए जीन लिया, फिर प्लाज्मिड के साथ उसको लाइगेट किया गया और आरडीएनए बन गया, फिर एक ए चेन एक्सट्रैक्ट हो गई। सिमिलरली बी चेन एक्सट्रैक्ट करी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। फिर उसके बाद ये दोनों चेन्स एक्सट्रैक्ट की और इंसुलिन की फॉर्मेशन हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है? डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है करेक्ट सेट ऑफ जीन के साथ, मतलब जो जीन खराब था उसको निकाल के उसकी जगह पर एक सही जीन जो कि सही काम करेगा उसको डाल दिया जाता है। इसमें ये एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी के लिए होता है, जीन थेरेपी एडीए की डेफिशिएंसी से। अब जीन थेरेपी किस डिजीज पर्सन के लिए की जाती है? स्किड के लिए, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी के लिए। सबसे पहले ये 4 ईयर ओल्ड गर्ल में की गई थी 1990 के अंदर। यहाँ पे एडीए डिफेक्टिव था। एडीए क्या करता है? प्रोलिफरेशन कराता है लिम्फोसाइट्स की, लिम्फोसाइट बनाता है। एक ऐसा डिसऑर्डर था जिसमें एडीए जीन जो है वो डिलीट हो गया। एडीए जो है वो आपका एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस कराता है जो प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है। इसके बाद हम सोल्यूशन देखते हैं। अब इसके जो आपका एडीए डिलीट हो गया है उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले एंजाइम रिप्लेस थेरेपी। एंजाइम एडीए को इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट की बॉडी में। सेकेंड है बोन मैरो थेरेपी, मतलब सारी जो सेल्स है वो आपकी बोन मैरो में ही बनती है। बोन मैरो की कुछ सेल्स जो है वो ट्रांसप्लांट कर दी जाती है एक सूटेबल डोनर मिलने से। थर्ड इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है? लिम्फोसाइट्स बाहर निकाल ली जाती है, जो भी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी बाहर निकाल ली जाती है। एडीए यानी सीडीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है रेट्रोवायरस के अंदर, वो बाहर निकाले लिम्फोसाइट। फिर एक फंक्शनल एडीए जो काम करता हुआ आपका एडिनोसिन डीएमाइनेज है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है रेट्रोवायरस के अंदर।
लिम्फोसाइट फिर रिटर्न कर दी जाती है बॉडी के, ये वेक्टर की तरह काम करेगा ना, फिर ये उसके अंदर चला जाएगा। रेट्रोवायरस देखो, हमने एडीए जीन लिया, उसको हमने एक वेक्टर के साथ वही लाइगेट किया और फिर वापस उस बॉडी में लिम्फोसाइट्स रिटर्न कर दी। तो ये पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए, मतलब बार बार आपको डालते रहना पड़ेगा, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन कब होगा, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही डाल दिया जाए, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर दिक्कत पहचान ली जाए और फिर डाल दिया जाए तो फिर ये परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। बार बार करना इतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही इसको डिटेक्ट करके डाल दिया जाता है, तो कुछ हद तक वो सही रहता है। डायग्रामेटिकली समझते हैं, डीएनए से आरएनए बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, एडीए का आरएनए बना, और इसको इस आरएनए को आप वायरल आरएनए यानी रेट्रोवायरस के वायरल आरएनए से ज्वाइन कराओगे, ये एज अ वेक्टर काम करेगा, इसको लेके जाएगा, और यहाँ पे आपका एडी आरएनए बन गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये सीडीएनए में बन जाएगा। देखो ट्रांसक्रिप्शन हुई थी यहाँ जब डीएनए से आरएनए बना, फिर इसके अंदर जाके ये एडीएनए एडी आरएनए सीडीएनए बनाएगा। यहाँ पे आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यानी एडीए से एडीए आरएनए से सीडीएनए बन गया। जीन थेरेपी का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये क्या जीन थेरेपी क्यों यूज की जाती है, अगर आपका कोई डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट सेट ऑफ जीन से रिप्लेस करने को जीन थेरेपी बोलते हैं। तो इसमें हमने प्रॉब्लम एनालाइज करी एडी की, यानी एडिनोसिन डीएमाइनेज की, जो कि स्किन डिजीज के लिए है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी के लिए। इसमें से क्वेश्चन आता है या तो एडीए पे आ सकता है या स्किन के बारे में पूछ लिया जाता है। और 1990 में सबसे पहले एडी जीन थेरेपी की गई थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड के लिए। यहाँ पे उसका एडीए डिफेक्टिव था, तो एडीए जो है वो आपका एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम बनाता है जो नहीं बन रहा था, और वो एडीए आपकी प्रोलिफरेशन कराता है लिम्फोसाइट, मतलब लिम्फोसाइट बनाने में काम आता है। तो ये डिसऑर्डर एडीए की डिलीशन से हुआ। फिर इसके लिए सॉल्यूशंस भी देखे गए। एक तो सोल्यूशन था एंजाइम रिप्लेस थेरेपी, एंजाइम रिप्लेस थेरेपी हो सकती है, मतलब तुम एंजाइम एडीए को इंजेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली भित्ति के अंदर। दूसरा हमने देखा बोन मैरो थेरेपी। सारी सेल्स आप जानते हैं कि बोन मैरो में बनती है, तो कुछ बोन मैरो की सेल्स किसी और सुटेबल डोनर से एक उस जिसको चाहिए उसमें ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। एंड तीसरा जीन थेरेपी, जिसमें लिम्फोसाइट्स बाहर ली, फिर एक फंक्शनल एडीएनए सीडीएनए इंट्रोड्यूस हुआ रेट्रोवायरस से, और फिर लिम्फोसाइट वापस हमारी बॉडी में आई, और ये हमारे पीरियोडिक इन्फ्यूजन मांगता है क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही एडीए देना पड़ेगा। अब हम दो चीज़ें पढ़ी है एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन के अंदर। पहला हमने पढ़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, फिर जीन थेरेपी, और तीसरा आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो कि दो तरह से क्लासीफाई किया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं था, जल्दी से डिटेक्शन नहीं हो पाता था, और स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन जो है वो एनालाइज करना मुश्किल हो जाता था कि छोटे अमाउंट से क्या ही कुछ पता लगाया जाए। पहले ब्लड सीरम और यूरिन टेस्ट ज़्यादा कॉमन थे, इनसे कुछ ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं मिल पाती थी। लेकिन फिर एडवांसमेंट हुआ मॉडर्न मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से, अर्ली डिटेक्शन बहुत जल्द। स्मॉल अमाउंट ऑफ देखो, तुम एक छोटा सा पार्ट भी मिल जाए तुम उससे एनालाइज कर पाओगे। जैसे पीसीआर में हमने पढ़ा कि एक छोटे से पार्ट से तुम मिलियन और बिलियन कॉपीज बना पा रहे थे। पीसीआर, एलाइजा, ऑटो रेडियोग्राफी मॉडर्नली देखे हुए हैं। फिर पीस सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ पैथोजन को एम्प्लीफाई किया जा सकता है पीसीआर से, मतलब उसकी कॉपीज जनरेट कर दी जाती है एक स्मॉल पार्ट से। रूटीनली आपका एचआईवी और एड्स सस्पेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। कैंसर पेशेंट के अंदर भी जीन म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर का यूज़ किया गया है, और थोड़ी और डिटेल इसका प्रोसेस और ये सब हमने फर्स्ट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में पढ़ा था। फिर हम पढ़ते हैं एलाइजा। एलाइजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट है, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी मेडिएटेड है, इनकी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। देखिए यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी होगा वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। इससे क्या होगा, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मिल जाता है हमें फाइनली, जो फिर अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ने कलर प्रोड्यूस कर तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर कलर नहीं आता तो टेस्ट नेगेटिव। अब हम पढ़ते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड, रेडियो यानी रेडियो एक्टिव लेबल का यूज किया जाता है, और ग्राफी मतलब एक इमेज और रिकॉर्डिंग बन जाती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और इन सब की लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। देखो इसके स्टेप्स में इन्वॉल्व है, जैसे रेडियो एक्टिव डीएनए, जो भी आपका रेडियो एक्टिव डीएनए उसको ले लिया गया, फिर आपका टैग, बेसिकली लेबलिंग के लिए P32 ही यूज होता है। ये इस P32 फॉस्फोरस 32 ले लेंगे, उसके बाद आप उसको सैंपल या जेल जो भी आपका है उसमें लोड करा देते हो, फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए एक्सरे में प्रोड्यूस कराते हो। फिर रेडिएशन से आपके डार्क बैंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसकी इंटेंसिटी को चेक करके हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ किस पोजीशन पे है।